हेलो साथियों, सभी को स्वागत है आपका ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग प्लेटफॉर्म पे। तो उत्तर प्रदेश विशेष यानी यूपी स्पेशल, जो कि आपके यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के द्वारा कंडक्ट कराने वाली सभी परीक्षाओं में 20 नंबर का ये अनिवार्य रूप से आता है। यानी कि वहाँ पे 100 में से 20 नंबर आपको यूपी स्पेशल से केवल सवाल देखने के लिए मिलते हैं। तो वेटेज ज़्यादा है ना। बाकी अन्य परीक्षाओं में यूपी पी या फिर आपका यूपी पीसीएस जैसे एग्जामों में ये सवाल आते रहते हैं, पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा उत्तर प्रदेश में। कि उत्तर प्रदेश में जितने भी इम्पोर्टेंट आपके क्या रहे हैं स्तूप हैं, है ना। क्या है, स्तूप हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है। जो भी 5-6 स्तूपें हैं उनको डिटेल से हमें पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं भाई। सबसे पहले हम स्तूप पढ़ने चल रहे हैं। देखो, स्तूप का मतलब होता है ढेर। स्तूप का मतलब क्या होता है? ढेर। ढेर का मतलब ये है कि गौतम बुद्ध का जब निधन हुआ तो उनके जो कह सकते हैं कि अवशेष, उनके शरीर के जो अवशेष जो था उसको जिस जगहों पे रखा गया वहाँ पे एक स्तूप बनाया गया, ठीक। उसे बोला गया स्तूप, है ना। ढेर स्तूप मतलब ढेर, उनके अवशेषों को जहां रखा गया उसे स्तूप बोला गया। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ने चल रहे हैं। पहला वो है आपका धम्मेक स्तूप। क्या पढ़ने चल रहे हैं? धम्मेक स्तूप। अब देखिए, जो धम्मेक स्तूप है, ये पहली बात तो आप कहेंगे कि भाई ये है कहाँ पे? है कहाँ पे? तो कहेंगे सारनाथ। सारनाथ में आपको कई सारे स्तूप देखने के लिए मिल जाएंगे, है ना। तो धम्मेक स्तूप कहाँ पे है? तो कहेंगे ये है सारनाथ, है ना। कहाँ पे? सारनाथ। सारनाथ कहाँ पे है? तो बनारस से कुछ दूरी पर, 10-12 किलोमीटर की दूरी पर ये सारनाथ पड़ता है ना। तो ये कहाँ पे है? वाराणसी। कहाँ पर है? वाराणसी। तो सारनाथ में आपको ये है ना स्तूप। ये भी मैं साइड में लिख दूं, ठीक है। साइड में लिख देते हैं कि स्तूप का अर्थ क्या है। स्तूप का मतलब क्या है? ढेर। क्या है? ढेर, है ना। स्तूप का मतलब क्या है? तो बताना है ढेर, है ना। स्तूप का अर्थ क्या है? तो ढेर, है ना। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये जो धम्मेक स्तूप है ना, ये इसकी कितनी हाइट है या फिर इसका कितना व्यास है ना। इसका आकार कैसा है ना। अगर इमेज आपने देखा होगा तो वहां पे आपको लगता है कि ये ठोस है और बेलनाकार है। कैसा है? ठोस है और बेलनाकार ये है ना। तो देखिए, यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले कि जो धम्मेक स्तूप है, ध्यान रखना कि इसकी जो ऊंचाई है, वो कितनी है। ऊंचाई की जब बात करेंगे तो ऊंचाई मिलेगा आपको 43.6 मीटर की। कितनी मीटर की? मतलब कितना ये मोटाई में है। इसका जो व्यास है वो आपका है 28 मीटर का। कितने मीटर का है? 28 मीटर का है। 28 मीटर का है। तो देखो, व्यास तो भले ना पूछा जाए लेकिन इसकी जो हाइट है ये जरूर आपसे पूछी जा सकती है ना। और इसका आकार कैसा है? तो ठोस बेलनाकार, ठीक है। आकार कैसा है? तो ठोस बेलनाकार इसकी आकृति है ना। ठोस बेलनाकार इसकी आकृति है। अब एक चीज और भी आपको यहाँ पे समझना चाहिए कि भाई इसका निर्माण जो है वो किस ईसा में हुआ और किसके उस समय शासन काल में हुआ, है ना। तो अगर आप देखेंगे निर्माण कार्य की अगर बात करेंगे तो अशोक के समय ये लगभग 249 ईसा पूर्व में किया गया, है ना। तो बताएंगे कि ये कब हुआ? अशोक के समय 249 ईसा पूर्व में इसका क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। कुछ लोगों का मानना रहता है कि गुप्त काल नहीं, लेकिन ये ध्यान रखो अशोक के समय 249 ईसा पूर्व में इसका निर्माण हुआ था। अब एक सवाल यहाँ पे ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसको लगभग इतिहास में 6 बार इसको निर्माण करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी इसका जो ऊपरी हिस्सा है वो आज भी क्या है? अधूरा है ना। तो ये ध्यान रखेंगे कि कालांतर में कालांतर में 6 बार इसको बनाया गया, लेकिन आज भी ऊपरी हिस्सा, है ना, आज भी ऊपरी हिस्सा कैसा है? तो अपूर्ण है। अपूर्ण है ना। अपूर्ण है। अब जो धम्मेक स्तूप है, ध्यान रखना कि इसके दीवारों पर या फिर इसके सतहों पर
इसके दीवारों पर, है ना, इसकी दीवारों पर कह सकते हैं कि सुंदर, है ना, सुंदर आकृतियां बनी हैं, स्पेशली पक्षी के, है ना, और मनुष्य के, है ना, सुंदर मनुष्य और पक्षी, सुंदर मनुष्य और पक्षी का इसमें चित्र छपा हुआ है, चित्र छपा हुआ है। और फिर कहेंगे कि इसके इसके निचले, इसके निचले हिस्से पर, है ना, इसके निचले हिस्से पर गुप्त काल, गुप्त काल की क्या हुई है, नक्काशी हुई है, नक्काशी यानी कि डिजाइन बनाया गया है। ठीक है, क्या बनाया गया है, डिजाइन बनाया गया है। ठीक, फिर उसके बाद ध्यान रखना कि बुद्ध ने, बुद्ध ने सर्वप्रथम यहीं पर, यहीं पर अपने 5 शिष्यों को, अपने 5 शिष्यों को, शिष्यों को पहली बार उपदेश दिया। ठीक है, पहली बार उपदेश दिया। तो पहली बार उपदेश दिया तो इसे ही, है ना, इसे ही, है ना, बौद्ध ग्रंथ में धम्मचक्र प्रवर्तन, धम्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। तो आप इतनी बात जानना धम्मेक स्तूप के संदर्भ में, है ना। पहली बात तो हाइट ध्यान रखना, है ना, कहाँ पे है और ये किसके समय बना, ये सारे डाटा। दूसरा हमारा है चौखंडी, ठीक है, चौखंडी स्तूप, चौखंडी स्तूप, चौखंडी स्तूप कहाँ पे लगाएंगे, ये भी वही है सारनाथ में ही, सारनाथ वाराणसी, सारनाथ में। ये तो रोड पे ही से दिख जाता है, ठीक है, रोड की जस्ट किनारे ही है ना, उसके आगे आपको सारनाथ है ना, और उसके आगे थोड़ा धम्मेक स्तूप है। देखिए धम्मेक स्तूप और धर्मराज का स्तूप, है ना, वो लोग पास पास में है, लेकिन ये जो चौखंडी स्तूप है थोड़ा सा वहां से दूर है ना। हाँ, अब देखिए चौखंडी स्तूप के संदर्भ में सबसे बताना है कि इसका निर्माण आप देखेंगे तो लोग गुप्त काल में हुआ, निर्माण जो है ये क्या हुआ, गुप्त काल में, लगभग 4 से 5वीं शताब्दी में, 4 से 5वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। चौखंडी का अर्थ अगर आप देखो दो निकालोगे तो चौधन खंड, है ना, तो इसका जो अर्थ होता है, जैसे अगर साइड में लिखे देखो तो इसका है चौखंडी, चौखंडी। तो चौखंडी जो अलग करोगे, देखो एक निकलेगा आपका क्या, चौ, और दूसरा क्या है आपका खंडी। चौ का मतलब हो गया 4, है ना, खंडी का मतलब होता है कोने, कोनों वाला, कोनों वाला, है ना। तो इसका मतलब है ये है कि 4 कोनों वाला, है ना, 4 कोनों वालों से मिलकर बना जो है स्तूप वो है चौखंडी स्तूप, है ना, हो गया चौखंडी स्तूप। अब देखो इसके बारे में एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये बनता है कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। इंपॉर्टेंट इसमें ये पॉइंट ये है कि पूछा गया सवाल ये है कि जो गौतम बुद्ध हैं वो सबसे पहले जो अपने 5 उनके अनुयायी थे जिनको उन्होंने उपदेश दिया वो यहीं पे मिले थे इनसे, है ना, वहीं पे मिले हैं। तो यहाँ पे बस ये पॉइंट लिखना कि चौखंडी स्तूप के बारे में, है ना, कि अपने बुद्ध अपने 5 शिष्यों से, 5 शिष्यों से पहली बार मिले, मतलब यहाँ पे उनकी भेंट हुई थी पहली बार, है ना, क्या हुई, भेंट हुई। फिर वहां से वो कहाँ आए, थोड़ी दूर पे पड़ता है धम्मेक स्तूप, वहां पे आए तो वहां पे ये उपदेश दिए इन्होंने, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा आप। उसके अलावा ध्यान रखेंगे इसमें एक डाटा और कि 1588 ईस्वी में, है ना, 1588 ईस्वी में अकबर के समय राजा टोडरमल के पुत्र थे गोवर्धन, 1588 में अकबर के
समय राजा टोडरमल के पुत्र गोवर्धन ने, है ना, गोवर्धन ने हुमायूं की यात्रा, हुमायूं की यात्रा की याद में इसके ऊपरी हिस्से पे, है ना, इसके शीर्ष पर एक अष्टकोणीय मीनार बनाया था, है ना, याद में शीर्ष पर अष्टकोणीय मीनार का क्या कराया, निर्माण कराया। ठीक। उसके अलावा इसमें ध्यान रखना कि इसकी जो कुल ऊंचाई है ना, जबकि इसकी हाइट की हम लोग बात करते हैं कि इसकी हाइट कितनी है, या तो कह लो 93 फीट, है ना, या कह लो 93 फीट कह लो, या अगर इसको मीटर में देखते हैं तो फिर ये 28 मीटर का आता है। कितना आ जाएगा, 28 मीटर की इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, मतलब ये एग्जैक्ट नहीं, मतलब हल्का फुल्का बहुत से कम अंतर आएगा, माइनर सा अंतर। उसके अलावा ये ध्यान रखेंगे कि अभी क्या हुआ था 2019 में, है ना, 2019 में जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इसे राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दे दिया, है ना, क्या बोल दिया, राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दे दिया। धर्म राजिका, धर्म राजिका स्तूप, कौन सा, धर्म राजिका स्तूप। ठीक, तो ये कहाँ पे भी है, सारनाथ में है, सारनाथ वाराणसी यहाँ पे है ना। बस ये धारणा कि तीसरी शताब्दी में अशोक द्वारा ये निर्मित कराया गया था, है ना, कि तीसरी शताब्दी में अशोक द्वारा निर्मित, है ना। अब अवशेष ही बचे हैं। ठीक है, अब इसके अवशेष ही बचे हैं। अब आपको बड़ा सा एक इसका स्तूप नहीं देखने को मिलेगा। हुआ क्या था, या फिर कह सकते हैं ये क्यों अभी नहीं है, ये तो बताएंगे कि 1794 में, है ना, 1794 में काशी, है ना, जो काशी के स्थानीय राजा थे, काशी के एक दीवान थे, जगत सिंह। तो काशी के दीवान थे एक जगत सिंह, है ना, ने एक नया मोहल्ला जगतगंज बसाने के लिए क्या किया था कि इस स्तूप की सारी ईंटों को खुदवा लिया था, या इसको नष्ट करवा दिया था। तो 1794 में काशी के दीवान जगत सिंह ने नया मोहल्ला, या गांव को नया मोहल्ला जगतगंज, है ना, जगतगंज बसाने हेतु इस स्तूप की सारी ईंटें खुदवा लिया था। ठीक है, खुदवा लिया था ये सारी ईंटें। तो ये इतना ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अगला, यहीं पर स्तूप इसी में पढ़ लेते हैं, और उस स्तूप का नाम क्या है, इसे कहते हैं रामभर स्तूप। क्या बोलते हैं भाई, रामभर स्तूप। कहोगे कहाँ पे ये है, कुशीनगर। कहाँ पे है, कुशीनगर में। कहाँ पे है, कुशीनगर में ये है। इसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, हाँ, लेकिन कह सकते हैं कि ये 49 फीट क्या है, ऊंचा है, 49 फीट ऊंचा। ठीक है, ये कितना है, ज़्यादा नहीं, 49 फीट ये क्या है, ऊंचा है। तो कहेंगे कि यहीं पर, है ना, यहीं पर मल्ल राजा ने, बुद्ध
का अंतिम संस्कार किया था, है ना, इसीलिए इसको बनाया गया, है ना, अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार का मतलब है महापरिनिर्वाण, है ना। ठीक, तो ये कब बना होगा, तो 400, है ना, 483 ईसा पूर्व में इसको क्या किया गया, निर्मित कराया गया, निर्मित कराया गया। तो अंतिम संस्कार को क्या कहा गया है, महापरिनिर्वाण कहा गया है बौद्ध साहित्य में, है ना, महापरिनिर्वाण कहा गया है बौद्ध साहित्य में। बाकी इसको एक अन्य नाम भी देते हैं, इसे हम लोग मुकुट बंधन, मुकुट बंधन, इसे चैत्य भी कहते हैं, चैत्य भी कहते हैं, है ना, बौद्ध ग्रंथों में। कहाँ कहते हैं, बौद्ध ग्रंथों में ये कहा गया है इसको, है ना। ठीक, तो ये हो गया। अब आते हैं अगले पेज पर, है ना, और यहाँ देखते हैं एक है स्तूप, ठीक है, वो है घोषिताराम, घोषिताराम, घोषिताराम स्तूप। कौन है, घोषिताराम स्तूप, है ना। ये कहाँ पे, ये मिलेगा कौशाम्बी में, है ना, कहाँ पे, कौशाम्बी में। तो ये कहाँ मिलेगा, कौशाम्बी में ये है ना, कौशाम्बी में ये। इसमें ये बताओगे कि जो बुद्ध है ना, जो बुद्ध है, तो बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के 6वें और 9वें वर्ष यही ठहरे थे, यही ठहरे थे, ठीक है ना, 6ठे और 9वें वर्ष यहीं पे ठहरे थे, है ना। अगर इसका निर्माण की बात करते हैं, ठीक, इसका निर्माण की अगर हम बात करते हैं, तो निर्माण किसने कराया, तो कहेंगे कौशाम्बी के राजा उदयन के एक कोसा अध्यक्ष था, घोषित, है ना, ने बुद्ध और शिष्यों को विश्राम हेतु बनाया था। तो जो कौशाम्बी के राजा उदयन के कोसा अध्यक्ष घोषित ने बुद्ध और शिष्यों के विश्राम हेतु बनवाया था, ठीक है, बनवाया था ये। तो अब देखो यहाँ पर इतने सारे स्तूप तो सारे हमारे हो गए, है ना, लेकिन मैं एक बात अभी और लिखूंगा यहाँ पे, जो करंट अफेयर के सवाल के रूप में ये इन फ्यूचर भैया आ सकता है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। ठीक, वो हमारा क्या है, देखो ध्यान रखिएगा कि यूनेस्को के 48वें बैठक, 48वें बैठक बुशान, बुशान कहाँ पड़ता है, दक्षिण कोरिया में, दक्षिण कोरिया में। तो यूनेस्को के 48वें बैठक बुशान में, है ना, बुशान में सारनाथ को, ठीक है, सारनाथ को भारत के 45वें और उत्तर प्रदेश का चौथा, उत्तर प्रदेश का चौथा विश्व धरोहर या विरासत सूची में शामिल किया गया। तो ये ध्यान रखना कि यूनेस्को की जो मूर्त धरोहर सूची होती है, यानी कि विश्व धरोहर सूची या विश्व विरासत सूची में, तो ये जो सारनाथ है ना, ध्यान रखेंगे, जो सारनाथ है भाई, सारनाथ कहाँ पे है, यूपी बनारस में। सारनाथ को कौन सा, तो देखो यहाँ पे, तो भारत का तो 45वां है, और भारत का ये क्या है, 45वां है, और यूपी का ये क्या है, यूपी का ये चौथा है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूपी का चौथा है ना, यूपी का ये चौथा है। बाकी अगर और देखोगे तो देखो, पहला जो था, पहला वो था ताजमहल, क्या था, ताजमहल, ठीक है, ताजमहल। दूसरा था कौन, आगरा फोर्ट,
आगरा फोर्ट, और तीसरा है फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी। तो अगर इसमें आप देखेंगे तो ये 1983 में शामिल हुआ यूनेस्को सूची में, ये भी 1983 में शामिल हुआ, ये 1986 में शामिल हुआ, और ये तीनों के तीनों कहाँ पे हैं? आगरा में है। कहाँ पे हैं? तीनों आगरा में है ना। और अब ये शामिल हुआ है कौन? सारनाथ वाला 2026 में। तो यूनेस्को के 48वें बैठक बुसान में है ना, बुसान में। अगर थोड़ा सा यहाँ पे हम ये लिख दें है ना कि बैठक कौन सी थी 2026 में, है ना, 2026 में। और थोड़ा सा और ये कर दें तो ये आपका कौन सा है? तो कहीं ना कहीं ये जुलाई जुलाई 2026 में सारनाथ को 45वां देश का यूपी का चौथा शामिल किया गया। ठीक है, तो ये थे प्रमुख स्तूप। आई होप कि आप चीज़ें समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।